हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और मेरा नाम मोहम्मद नौफल सावन बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे टॉपिक्स हैं, तो आज हम जो पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं, व्हाट इज़ द नेशनल पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। अगर मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दरअसल आईआर का जो ये डिपार्टमेंट खुला, आईआर का जो सब्जेक्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद से ज़्यादा जो है वो वैल्यूबल हो गया, ज़्यादा नुमायाँ होता चला गया। यानी कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, रियासतों के दरमियान जो अब ताल्लुकात होंगे वो एक इंटरनेशनल लॉ के तहत होंगे, वो एक सिस्टम के तहत होंगे। तो जो आज का जो दौर है ये अक़वाम मुत्तहिदा का दौर है, यूनाइटेड नेशंस का दौर है। और यूनाइटेड नेशंस जो है वो बेसिकली जिस प्रिंसिपल के पीछे काम कर रहा है पूरा का पूरा आज मॉडर्न, वो रियलिज़म का दौर है। रियलिज़म ये कहता है कि आपको दुनिया के अंदर कुछ करना है तो आपको पावर एक्वायर करना है। अगर आपके पास पावर नहीं होगा तो दुनिया आपको नहीं मानेगी, आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनको कोई पहचानता भी नहीं, जिसका नाम भी नहीं पता लोगों को, इस वजह से कि उनके पास कोई पावर नहीं है। अब पावर का क्या मकसद? ताकत। सिंपल सी बात कि एक मुल्क जितना ताकतवर होगा उतना ही लोग उसको मानेंगे। आज अमेरिका की बात हर कोई क्यों करता है? हम लोग अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, हम कोई अंगोला के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम युगांडा के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए कि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है। अब वो ताकत क्या चीज़ है, इसको भी हम देख लेंगे। ताकत असल में है किस चीज़ का नाम? क्या वो कोई उधर, क्या लोग बहुत ताकतवर होते हैं या कोई और चीज़ बात है? तो ये देखते हैं। बहरहाल ताकत हासिल करना जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मुल्क जिसको कि अपना मकाम हासिल करना है, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट, उसका हर मुल्क का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, उस नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए वो पावर एक्वायर करता है। यानी कि जो उसके कौमी मफाद होते हैं उनको अगर उसको हासिल करना है, अगर उसको दुनिया के अंदर कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके पास पावर होना चाहिए। अब वो पावर को रियलिज़म ये कहता है कि जो पुराना रियलिज़म था वो ये कहता था कि आप बम बनाइए, गोले बनाइए, फौज बनाइए। अब जो न्यू रियलिज़म आ गया है, वो न्यू रियलिज़म ये कहता है कि आप जो है वो टेक्नोलॉजी हासिल करें। जितना आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बम गोले तो दुनिया ने सबने बना लिए। न्यूक्लियर डेटरेंस हो चुकी है इस वक्त, कोई किसी पे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन देखिए कोई एक दूसरे पे इस्तेमाल आम हालात में नहीं कर सकता है इसको। तो इसलिए अब जो है वो असलहे का दौर नहीं बल्कि इकनॉमी का दौर है। आपकी जितनी अच्छी इकनॉमी होगी, जितनी अच्छी आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, उसकी बुनियाद पे आप दूसरों से अपने मफाद को हासिल कर सकते हैं, यानी कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं एक नए तरह के पावर से। और नए तरह का पावर क्या है? वो नए तरह का पावर टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है। आप देखें सिंगापुर छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी दुनिया के अंदर एक मकाम है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसकी इकनॉमी मजबूत है। तो ये आज एक नया दौर है जिसके अंदर जिसको हम न्यू रियलिज़म कहते हैं। ठीक है जी, अक़वाम मुत्तहिदा का दौर है जिसको हम रियलिज़म या न्यू रियलिज़म कहते हैं। तो ये समझ लीजिए। आगे चलते हैं। पावर आपको समझ में आ गया। अगली चीज़ हम डिसाइड देखेंगे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। तो जैसे मैंने कहा कि आखिर अगर एक मुल्क पावरफुल है तो उसके पावरफुल होने की चीज़ों को कौन तय करेगा कि वो पावरफुल है? तो याद रखिए कि उसकी जोग्राफ़ी एक बहुत अच्छी जगह पे हो सकती है, जिसकी वजह से वो मुल्क दूसरी मुल्कों की दुनिया के दरमियान जो है वो अहम हो जाता है। उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे सऊदी अरब है, उसके पास जो है इस वक्त आयल है। अब वो आयल होने की वजह से वो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बन जाता है दुनिया के अंदर। इसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जैसे अभी मैंने सिंगापुर की मिसाल दी। टेक्नोलॉजी है, किसी के पास जापानीज़ टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर मानी जाती है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर मानी जाती है। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, पाकिस्तान इस वजह से बहुत इज़्ज़त का मकाम रखता है क्योंकि उसकी मिलिट्री बहुत अच्छी है। आइडियोलॉजी भी हो सकती है कि उसके पास कोई ऐसी ख़ास आइडियोलॉजी हो या उसकी लीडरशिप दुनिया के अंदर ऐसी हो, तो सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो आप देख सकते हैं कि इनमें से जो अब टॉपिक है वो कहता है कि व्हाट आर द 4 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। अभी आपने एलिमेंट्स देखे, अब इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं। किसके ज़रिए से एक मुल्क जो है वो अपने बातों को मनवा सकता है, या क्या चीज़ें जो कि यूज़ करेगा कि दूसरों से अपनी बातें मनवा सके, अपना पावर जता सके। तो पावर जो जताने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेगा, वो पावर को इस्तेमाल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेगा, वो डिप्लोमेसी हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, मिलिट्री हो सकती है, या इकोनॉमिक्स हो सकती है। इस पूरे को कहते हैं DIME, डाइम भी कह सकते हैं आप, जो इसको कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 4 एसेंशियल्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सवाल उसने CSS के अंदर जो मैंने अभी बताया था उसमें ही शुरू का हिस्सा है कि व्हाट आर द 4 एसेंशियल्स ऑफ द रिसोर्स मैनेजमेंट। वो कहता है कि आप जो है वो दरअसल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? देखें, आपके पास एक रिसोर्स आ गई, आपके पास मिसाल के तौर पेट्रोल निकल आया,
آپ کے پاس سونا نکلا. اس کے لیے اس نے کہا کہ 4 اسینشل ہیں. ایک تو شیڈولنگ ہے جس کو اسکیجولنگ بھی کہتے ہیں, یعنی کہ آپ اس کو شیڈول کریں, آپ چیزوں کو ترتیب دیں. پھر یوٹیلائزیشن ہے کہ ان کو یوز کریں. فیوچر ایلوکیشن آف ریسورسز ہے, ان کی مستقبل کی پلاننگ کریں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ٹو ڈفرینٹ پروجیکٹس میں ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس طرح اس کام کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے. تو پہلی چیز وہ بتاتا ہے کمپلیٹ ویزیبلٹی آف ریسورسز اینڈ پروجیکٹ ٹائم لائنس ہیں. اس کے بعد آپ ویزیبلٹی بنائیں گے, اس کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ویزیبلٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹ پرسن کو رائٹ جاب کے لیے رکھیں گے. آپ کے پاس 20 آدمی ہیں, ایک آدمی جو ہے وہ چوکیداری اچھی کر سکتا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ تقریر اچھی کر سکتا ہے. جو تقریر اچھی کر سکتا ہے اس کو چوکیداری پہ لگا دیں گے, چوکیداری کرنے والے کو تقریر پہ لگا دیں گے, تو کام نہیں بنے گا. جو کر سکتا ہے اس کو اسی پہ لگائیں. آپٹیمائزنگ دا یوٹیلائزیشن لیولس آف آل ریسورسز, ساری کی ساری ریسورسز ان کو آپٹیمائز کریں, یوٹیلائز کریں. فورکاسٹنگ کریے, اور جو ہے وہ فیوچر ریسورسز کی ریکوائرمنٹ کو طے کریں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کیا مشکلات آنے والی ہیں, ان کو بھی پہلے سے ہی اس کی پیشن گوئی فورکاسٹنگ کر لیجیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی, اور جو ہے وہ اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی تو سبسکرائب اور لائک کر دیا. تھینک یو.